हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। अब तक हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम डीएनए को अलग करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से ट्रीट करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं और पीसीआर क्यों करते हैं। अब इसके बाद जब पीसीआर प्रोसेस हो जाती है तो दैट मीन्स एवरी मटेरियल इज रेडी टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें प्लाज्मिड का यूज करना होगा, राइट। अब हमें प्लाज्मिड का यूज करना होगा तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्लाज्मिड की, अगर हम इसे वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं तो हमें अपने ध्यान में रखनी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हम वेक्टर चूज कर रहे हैं उसका कॉपी नंबर क्या है। मीन्स जब वो एक बारी रेप्लिकेशन करता है तो कितनी कॉपीज बनाता है अपनी। ज्यादातर साइंटिस्ट उस वेक्टर को प्रेफर करते हैं जिनका कॉपी नंबर हाई होता है, क्योंकि वो करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट जो हमें देखना है कि वेक्टर की कैपेसिटी कितनी है, कि वो अपने अंदर कितना अमाउंट ऑफ डीएनए अकोमोडेट कर सकता है। ज्यादातर अगर हम बात करें इकोलाई की तो उसकी कैपेसिटी कम होती है, बट यहीं पे अगर हम बैक्टीरियोफाज को यूज करते हैं एज अ वेक्टर तो उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए अकोमोडेट कर सकता है। नेक्स्ट जो है, आप जो भी प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज करोगे उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूर होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है कि वहां पे एक ओरी साइट होनी चाहिए, और उस ओरी साइट में जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दोगे तो क्योंकि जब ओरी साइट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस रेप्लिकेटिंग फॉर्क वो जगह बनाएगी तो दैट मींस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी वही रेप्लिकेट कर देगी। तो जो भी प्लाज्मिड आप वेक्टर की तरह यूज करोगे उसमें साइट ऑफ ओरिजिन या ओरी साइट जरूर होनी चाहिए जहां से डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो। सो ये प्रॉपर्टीज है, कॉपी नंबर शुड बी हाई, capacity of DNA that it can accommodate, and it should have ori site. Another important thing is जो लास्ट है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें कोई मार्कर जीन जरूर होनी चाहिए। मार्कर जीन का मतलब है आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो एक किसी भी चीज या जैसे कि एंटीबायोटिक की अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। सो ये प्रॉपर्टी जो है वो मार्कर जीन होती है। यहाँ पे आपके लिए मैंने एक क्लोनिंग वेक्टर दिखाया है PBR322। यहाँ पे P का मतलब है प्लाज्मिड, B और R साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इसे डिस्कवर करा था, और 322 इसका मॉलिक्यूलर वेट है जो कि किलो डाल्टन्स में है, राइट। ये मॉलिक्यूलर वेट लिखने की यूनिट है जिसे हम शॉर्ट में K और DB कहते हैं। अब आपको एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन इलस्ट्रेशन ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर PBR322। सो अगर मैं यहाँ पे अभी बात कर रही थी किसकी, मार्कर जीन की, तो ये मार्कर जीन PBR322 में 2 हैं, AMPR और TET-R। अब इनका मतलब क्या है? AMPR का मतलब है ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है। जब भी कभी हम बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया की कल्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं को अगर बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करना है तो मुझे उसे न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा। अब अगर उस न्यूट्रिएंट मीडियम में मैं एम्फिसिलिन डाल देती हूँ तो PBR322 ये ग्रो करेगा बिकॉज इसके पास मार्कर जीन है AMPR। और अगर मैं यहीं पे टेट्रासाइक्लिन भी डाल देती हूँ, टेट मतलब टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन भी किसका नेम है? एंटीबायोटिक का। सो अगर आप एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में बैक्टीरिया को कल्चर करते हो तो PBR322 ग्रो करेगा, इकोलाई इसमें ग्रो करेगा बिकॉज ये PBR322 वो वेक्टर है जिसके पास ये दोनों रेजिस्टेंट जीन्स हैं। अब जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको ये बात याद रखनी है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ओरी। मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर को अगर आप
यूज करना चाहते हो तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और यहाँ पे ओरी आपको दिखाई गई है। तो आप जब डायग्राम बनाओगे, ओरी बनाओगे, उसके बाद ये आरओपी क्या है, ये आरओपी वो रीजन है जो कि प्रोटीन्स बनाएगी दैट विल बी यूज्ड इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आप ओरी साइट बनाओगे, फिर आरओपी दिखाओगे। अब यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1 एंड PVU2, ये किसके नेम्स हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के। दैट मीन्स कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मार्कर जीन तो होनी ही चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बुक में नहीं मेंशन करी है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस हैं। किसी भी वेक्टर के पास एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटर वेक्टर वो होता है जिसके पास ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, बट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को समझने के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम EcoR1 की बात करते हैं, बिकॉज आप सबसे ज्यादा इसको जानते हो, सो EcoR1 अगर डीएनए में GATTC सीक्वेंस है तो उसको पहचानता है, बट हम अगर वेक्टर चूज कर रहे हैं तो इसके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होने चाहिए, बट हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को समझने के लिए केवल एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए। यानी अगर EcoR1 है इसके पास तो इस वेक्टर का जो भी डीएनए सीक्वेंस होना चाहिए उसमें GATTC केवल एक बार ही आए। PVU1 की जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो केवल एक बार ही आए। CLA1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस केवल एक बार ही आई। ऐसे ही ये सारी चीजें 8 जो आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनके लिए केवल एक बार ही रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस आए। अदरवाइज वो डीएनए इतने फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, फिर द प्रोसेस विल गो आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। सो हमारा जो भी वेक्टर होना चाहिए उसका कॉपी नंबर हाई होना चाहिए, कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मार्कर जीन होनी चाहिए और रिकॉग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए एक बार डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के लिए। अब खत्म करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आप देखो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आ रहे हैं, ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कैन कम एज इन द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट मार्कर जीन ऑफ E. coli, recognition sequence of which 2 restriction endonucleases is found? Answer is PVU1 and PST1. ओके, नेक्स्ट है आपको बताया गया है कि ये जो आपकी सीक्वेंस है जो बिल्कुल एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट के बाद आ रही है, इसमें कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है? आंसर है EcoR1, CLA1, HIND3। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस बीच में आते हैं? सो बीच में ये भी आता है और बीच में PVU2 भी आता है। सो आप कुछ भी मेंशन करोगे दोनों आंसर्स आपके ठीक होंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं मोर देन 2 तो आप आंसर कर सकते हो PVU2, EcoR1, CLA1। ठीक है, अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है उसमें कौन सी 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैं 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के लिए? BAMH1 और SAL1। सो हमने इस वीडियो में देखा कि PBR322 पे कौन से 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, कौन सी 2 मार्कर जीन्स हैं, ओरी साइट कहाँ है, आरओपी क्या है, वो रीजन है जो प्रोटीन बनाएगी रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होंगे, और आरओपी रीजन में एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज PVU2 के लिए है। Okay, so this is also one of the important question which is not being mentioned clearly in NCERT, so I thought of taking it. I hope you have liked the video. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.